हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 3 आज हम देखने वाले हैं, जो काफ़ी डिटेल से, काफ़ी विस्तार से सारा सब कुछ हम कवर करेंगे। मॉडल पेपर 3 का निचोड़ हम देखने वाले हैं। इन 150 प्रश्नों से लगभग 400-500 क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे। जिनको राजस्थान करंट अफेयर्स 1 लाइनर 1000 क्वेश्चन बुक का इंतज़ार है, आपको कल ये बुक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। कल 17 फरवरी पूरे मार्केट में ये बुक राजस्थान में अवेलेबल हो जाएगी। कल शाम तक पूरे मार्केट में ये बुक मिल जाएगी। 17 फरवरी को बुक मिल जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी कंप्लीट कोर्स केवल 399 में डेली क्लासेज की ऐप पर मिल रहा है। अलग से टेस्ट सीरीज लेनी है, केवल 199 रुपये में मिल रही है। ये जो मॉडल पेपर करा रहा हूँ उनको अच्छे से आपको करने हैं, ढंग से करने हैं। और ध्यान दें, यही मॉडल पेपर आपको और जगह भी मिल जाएंगे। तो ऑथेंटिक चीज़ आप ध्यान रखें, डेनियल क्लासेस से ही ये मॉडल पेपर आपको अच्छे से करने हैं। मार्केट से बुक लाओ, वो भी आरबीडी डेनियल क्लासेस वाली है, आपको लेकर आनी है। कोई फालतू फर्जी बुक उठाकर नहीं लानी है। तो चलिए दोस्तों, अच्छे से इन प्रश्नों को देखेंगे, डिटेल से देखेंगे, ताकि कहीं से कोई भी घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ ले, हमारा वो सही जाए। सबसे पहले जीके की बात करते हैं। सबसे पहले जीके देखते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ उदयपुर रियासत का शासक कौन था? महाराणा भूपाल सिंह थे। कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह थे। ऑप्शन हमारा बी सही होगा, महाराणा भूपाल सिंह। देखो, हम बात करें उसमें कुल 19 रियासतें थी। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें, 3 ठिकाने। एक चीफ कमिश्नर द्वारा शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश भी था, जिसकी अलग से विधानसभा थी, जिसकी अलग से विधानसभा धारा विधानसभा थी, जिसके एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। हरिभाऊ उपाध्याय त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक थे, जिनके बचपन का नाम बद्रीनाथ था, जिन्हें दा साहब भी कहते थे, जिन्हें दा साहब भी कहा जाता था। तो ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। 19 रियासतें, 3 ठिकाने, चीफ कमिश्नर शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश, अलग से विधानसभा धारा विधानसभा थी। 30 सदस्य उसमें कुल थे। एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय, बचपन के नाम बद्रीनाथ, उन्हें दा साहब के नाम से भी हम जानते थे। सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ था? वैसे राजस्थान का एकीकरण अलग से भी यूट्यूब पे करवा रखा है, 3-4 लाख लोगों ने वो वीडियो भी देखा हुआ है। राजस्थान के एकीकरण से ध्यान रखना, 7 चरण टोटल हैं। 7 चरणों में हमारी ट्रिक क्या थी? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 7 चरण कंप्लीट हो गए। 7 चरण की डेट निकल गई। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। मतलब 18 से शुरू हुआ था। महीने कौन से थे? ट्रिक क्या थी? मामा अम्मा मंजन करती है। मामा अम्मा मंजन करती है। मामा से मार्च, मामा से मार्च, अम्मा अप्रैल मार्च, मंजन मई से मई, जैसे मंजन जनवरी, मंजन न से नवंबर। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। फिर लास्ट में मैंने बताया था 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56। 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56। सारा सब कुछ इससे निकल कर आ गया। जैसे पूछा गया कि राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ, सबसे पहले निकल गया 18, 25, 18 से 18। मामा से मार्च, तो 18 मार्च। 3 बार 48, तो सबसे पहले क्या आएगा? 48। मतलब पहला महीना 1948, अगला दूसरा चरण 1948, तीसरा 1948। 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56। वीडियो देखोगे मस्त तरीके से, शानदार तरीके से मैंने 10-15 मिनट में समझाया। सारा सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है जिससे हम काफ़ी प्रश्न कवर करेंगे कि बीकानेर शहर किसने बसाया था? बीकानेर शहर किसने बसाया था? राव बीका ने बीकानेर शहर बसाया था। पूछा जाता है करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में ही करणी माता का मंदिर है, जहाँ चैत्र व आश्विन की नवरात्रा को मेला भी बढ़ता है, जिन्हें चूहों की देवी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हम बताएंगे ऑप्शन सी, राव बीका। यहाँ से कुछ प्रश्न है जो कई बार पूछे गए हैं, ध्यान देना। बीकानेर के इतिहास से कई बार पूछे गए हैं। जैसे बीकानेर का लूणकरण है, बिटू सुजा द्वारा रचित राव जेतसिरो छंद में उन्हें कलयुग का कर्ण कहा गया है। बिटू सुजा द्वारा रचित राव जेतसिरो छंद में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। बिटू सुजा द्वारा रचित राव जेतसिरो छंद में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। और एक प्रश्न और बनता है, करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम
जयसोम की रचना है करमचंद्र वंशोत्कीर्तम काव्यम, उसमें भी लूण कर्ण की दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम, जयसोम की रचना जिसमें लूण कर्ण है, राव लूण कर्ण है, उनके दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है, ये भी ध्यान रखना। एक प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक कौन था? कल्याणमल था। कल्याणमल के दो पुत्र हुए थे, एक तो हम बात करेंगे महाराजा राय सिंह और एक पृथ्वीराज राठौड़। जो महाराजा राय सिंह है उसके बारे में ध्यान से सुनना। महाराजा राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग को हम जमीन का जेवर भी कहते हैं, जूनागढ़ दुर्ग जमीन का जेवर भी कहलाता है। और इसके प्रवेश द्वार पर जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमाओं का निर्माण भी महाराजा राय सिंह ने ही करवाया था। ध्यान देना, जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमा का निर्माण किसने कराया था? राय सिंह ने ही करवाया था, ये भी आप ध्यान देना। यहाँ पे राय सिंह प्रशस्ति भी लगी हुई है। राय सिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन है? जेता जैन मुनि है। कौन है? जेता जैन मुनि है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और मुंशी देवी प्रसाद ने रायशीलता की दानशीलता के कारण इसे हम बात करें राजपूताने का कर्ण कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह की दानशीलता के कारण इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा है। राजपूताने का कर्ण कौन हो गया? राय सिंह हो गया। कलयुग का कर्ण कौन हो गया? राव लूणकर्ण हो गया। थोड़ी सी लाइन मिस्टेक कर दी, प्रश्न गलत हो जाएगा, तो ढंग से डिटेल से आपको करना है। अगला प्रश्न है कि संप सभा का अधिवेशन कहाँ हुआ था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। संप सभा का अधिवेशन हुआ था जो कहाँ हुआ था? हम बात करेंगे मानगढ़ में हुआ था। मानगढ़ बांसवाड़ा में हुआ था। आपको ध्यान देना, मानगढ़ में हुआ था। मानगढ़ बांसवाड़े। संप सभा का पहला अधिवेशन बात करें मानगढ़ में हुआ था। संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना 1883 में गोविंदगिरी ने सिरोही में की थी। संप सभा की स्थापना 1883 गोविंदगिरी ने सिरोही में की थी। मानगढ़ हत्याकांड, जिसे हम राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, 1913 में मानगढ़ हत्याकांड होता है। गोलियां किसने चलाई थी? शटर ने चलाई थी। शटर ने बटन दबा दिया था, ध्यान देना। तो गोलियां शटर ने चलाई थी, ध्यान देना। 1913 में मानगढ़ हत्याकांड, जिसे हम राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न भी और पूछा जाता है इसी से कि दौलजी काका और सुरजी भगत, इनका संबंध किस आंदोलन से है? या किस, जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था इससे है, अलवर से है, कौन से वाले से हैं? बूंदी से है, किससे है? तो मानगढ़ हत्याकांड से इनका संबंध है। हम बात करें दौलजी काका और सुरजी भगत का संबंध भी इसी से है। अगला है कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मारवाड़ प्रजामंडल है, उसकी स्थापना किसने की थी आपको बताना है। जय नारायण व्यास ने की थी। जय नारायण व्यास, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। जय नारायण व्यास ने इनकी स्थापना की थी। कुछ प्रश्न मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में पूछे जाते हैं, जैसे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? माणिक्यलाल वर्मा को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? माणिक्यलाल वर्मा को दिया जाता है। पंचीड़ा गीत किसने लिखा था? पंचीड़ा गीत हम बात करेंगे माणिक्यलाल वर्मा ने ही पंचीड़ा गीत लिखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक बुक भी इन्होंने ही, माणिक्यलाल वर्मा ने ही लिखी थी, ये भी ध्यान रखना। अगला है कि किस किसान आंदोलन को गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक भयंकर बताया है? देखो, दो प्रश्न मैंने आपको बताया कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ हत्याकांड कहलाता है। एग्जाम में पूछे कि गांधी जी ने किसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताया, विवश बताया? हम बात करेंगे अलवर का नीमूचना हत्याकांड। अलवर का नीमूचना हत्याकांड। रियासत अखबार में भी इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी इसको भयंकर बताया गया है। गांधी जी ने अपने यंग इंडिया में इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स बताया था। तो ध्यान देना, पूछा क्या गया है उसके हिसाब से हमें उत्तर देना है। अगला प्रश्न है कि विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम क्या था? देखो, जो विजय सिंह पथिक हैं इनके बचपन का नाम भूप सिंह गुर्जर था। ये उत्तर प्रदेश के, हम बात करें उत्तर प्रदेश से इनका संबंध था। उत्तर प्रदेश के गुठावली गांव बुलंदशहर से इनका संबंध था। तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान समाचार पत्र किसके हैं? विजय सिंह पथिक के ही हैं। हमारे देश को सबसे पहले झंडा गीत देने का श्रेय किसे जाता है? विजय सिंह पथिक को ही जाता है।
तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? देखो जो राजस्थान में एजीजी की हम बात करें, प्रथम एजीजी कौन था आपसे पूछे तो लोकेट था। प्रथम एजीजी मिस्टर लोकेट था, ऐसे ध्यान रखना कि वो लोकेट पहनता था। पूछे कि 1857 की क्रांति के समय कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था और एजीजी के अधीन पीए होते थे, पॉलिटिकल एजेंट होते थे। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। हम बात करेंगे इसमें, देखो गलती से ये आया नहीं है तो आप ऑप्शन में ध्यान देना, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इसका सही आंसर होगा। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जो मिस्टर लोकेट है वो तो प्रथम था 1857 की क्रांति के समय, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ध्यान देना। अगला है कि महाराजा गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि किसने दी थी? महाराजा जो गज सिंह हैं उनको दल थम्बन की उपाधि किसने दी थी? इसका सही आंसर, सही उत्तर जहांगीर होगा। मिसप्रिंट हो गया है ये प्रश्न भी, जहांगीर इसका सही आंसर होगा, ध्यान देना। अब आपको जो अदर जहाँ पे चैनल पे यही बुकलेट करवा रहे हैं, छपा रहे हैं, वो आपको धड़ाधड़ कुछ भी आंसर बता देंगे। जो सही ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी वो डेनियल क्लासेस पर ही आपको मिलेगी। तो महाराजा गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि की बात करें, जहांगीर ने इनको दल थम्बन की उपाधि दी थी, ध्यान देना। ऑप्शन जहांगीर इसका आंसर होगा। यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मोटा राजा उदय सिंह है, उसको मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। मोटा राजा उदय सिंह ही जोधपुर का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। यह भी आप ध्यान रखना, मारवाड़ का प्रथम या जोधपुर का प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, कौन था? मोटा राजा उदय सिंह ही था। यह भी ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि चंपानेर की संधि कब हुई थी? चंपानेर की संधि कब हुई थी? 1456 में चंपानेर की संधि हुई थी। चंपानेर की संधि 1456 में हुई थी। हम बात करेंगे राणा कुंभा के विरुद्ध ये संधि करते हैं। गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन, गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन इसमें मिल जाता है, और मालवा का महमूद खिलजी। ये दोनों मिलकर कि हम कुंभा को हराएंगे, लेकिन दोनों मिलकर भी कुंभा को पराजित नहीं कर पाते हैं। कुंभा के बारे में वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामलदास लिखते हैं कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, इसलिए इन्हें स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है महाराणा कुंभा को। यह भी आप ध्यान रखना। 1456 आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का मैराथन किस युद्ध को कहा है? कर्नल जेम्स टोड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कर्नल जेम्स टोड को हम राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड जिन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी थी, इस पुस्तक को राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने हमारे राजस्थान को राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, ये नाम किसने दिए थे? कर्नल जेम्स टोड ने दिए थे। इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन या राजस्थान का मैराथन भी हम कह सकते हैं। और हम बात करेंगे गुरु शिखर को इन्होंने संतों का शिखर कहा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कई बार कर्नल जेम्स टोड से पूछे जाते हैं। तो दिवेर का युद्ध हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो 1582 में हुआ था। एक जैसे 9 महल कौन से दुर्ग में स्थित हैं आपको बताना है। एक जैसे 9 महल है, कौन से दुर्ग में स्थित हैं? नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में एक जैसे 9 महल स्थित हैं, जो माधव सिंह सेकंड ने अपनी 9 पासवानों के लिए उनका निर्माण करवाया था। तो हम बात करेंगे ऑप्शन डी, नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है। वैसे हम बात करें नाहरगढ़ दुर्ग की तो इसका निर्माण जयसिंह सेकंड ने करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण जयसिंह सेकंड ने करवाया था। प्रारंभ में इस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ दुर्ग के नाम से जानते थे। नाहरगढ़ दुर्ग को प्रारंभ में सुदर्शनगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता था। ये भी हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसका नाम नाहरगढ़ किसने दिया था? नाहरगढ़ नाम क्यों पड़ा था? तो ध्यान रखना, लोक देवता नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा था। लोक देवता नाहर सिंह भोमिया के नाम पर नाहरगढ़ दुर्ग नाम पड़ा था। ऑप्शन डी, नाहरगढ़ दुर्ग हमारा सही आंसर होगा। मेवाड़ वंश के कुल देवता कौन है? मेवाड़ वंश के कुल देवता कौन है? एकलिंग जी हैं। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर है, जिसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। अच्छा, एक प्रश्न मैंने आपको कई बार बताया है,
जो एकलिंग जी का मंदिर है इसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? कई बार मैंने आपको ये प्रश्न बताया है। सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें कि जो एकलिंग जी का मंदिर है कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में, उसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में आंसर देना आपको। किस संस्कृति को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? कौन सी संस्कृति को ताम्रयुगीन हम बात करें सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? आपको बताना है। गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। कांतली नदी आंतरिक जल प्रवाह की जो नदी है। हमारी ट्रिक थी घर में रूपा का रूप साका। राजस्थान की नदियां ट्रिक के साथ मैंने करवा रखी हैं, काफी कम समय में आपकी कवर भी हो जाएंगी। अगला प्रश्न है कि भीलों द्वारा पहाड़ी प्रदेश में वृक्षों को जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? जो भील हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों में जो वृक्षों को जलाकर कृषि करते हैं उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है। देखो एक चीज ध्यान रखना, भील जो जंगली क्षेत्रों में जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि करते थे उसे हम वालरा के नाम से जानते थे। वालरा नाम से उसे जाना जाता था। ये जो वालरा है ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की वालरा होती है। एक हम बात करेंगे ये चिमाता हो जाएगी, दूसरी दजिया हो जाएगी। चिमाता की बात करें पहाड़ी क्षेत्रों में, दजिया की बात करें समतल क्षेत्रों में। चिमाता पहाड़ी क्षेत्रों में, दजिया की बात करें समतल क्षेत्रों में। तो हमारा प्रश्न है कि पहाड़ी क्षेत्र में तो चिमाता आंसर होगा। वैसे वालरा जो ऑप्शन डी दे रखा है ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ही गलत है। तो इसकी जगह चिमाता ऑप्शन होना चाहिए था, गलती से वालरा ऑप्शन आ गया, चिमाता होना चाहिए। इसका आंसर चिमाता होगा। अगर एक और ऑप्शन इसमें हम देना होता तो दजिया दे देते। दजिया समतल क्षेत्रों में की जाती है। सही आंसर चिमाता होगा, ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए ही आंसर दे रखा है। वालरा यहाँ ऑप्शन में नहीं होना चाहिए था, चिमाता हो गया, दजिया हो गया, ये ऑप्शन में होने चाहिए थे। तो वालरा कृषि दो प्रकार की है, एक चिमाता एक दजिया। चिमाता पहाड़ी क्षेत्रों में, दजिया समतल क्षेत्रों में। राजस्थान का वह किला जिसके निर्माण में चूने पानी का प्रयोग नहीं किया गया है कौन सा है? सोनारगढ़ का किला, जैसलमेर वाला किला, पत्थर पे पत्थर रखकर, जिसकी छत भी लकड़ी की बनी हुई है, जिसमें कुल 99 बुर्ज भी हैं। आपको ध्यान रखना है। हम बात करें जैसलमेर के बारे में, जैसलमेर के बारे में हम बात करें। अब्बुल फजल इसके बारे में क्या लिखता है? अब्बुल फजल लिखता है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसान। घोड़ा कीजिए काठ का, घोड़ा काठ का होना चाहिए, लकड़ी का होना चाहिए। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, और पत्थर जैसे मजबूत होने चाहिए पैर। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, शरीर लोहे का होना चाहिए, तब जैसान देख पाओगे आप। तो इतना ये जैसान दुर्ग के बारे में अब्बुल फजल ने लिखा, आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न और बनता है यहां से, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? जैसलमेर है। पहला चित्तौड़गढ़, दूसरा जैसलमेर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से लोक देवता हैं जिन पर डाक टिकट जारी किया गया था? कौन से लोक देवता हैं जिन पर डाक टिकट जारी हुआ था? राजस्थान के देव नारायण जी लोक देवता हैं जिन पर डाक टिकट जारी हुआ था। प्रश्न एग्जाम में देव नारायण जी का बन सकता है, ध्यान देना, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। देव नारायण जी राजस्थान के लोक देवताओं में मैंने आपको बताए थे। हमारी ट्रिक थी आदेव एलडीसी से सवाई भोजपी लीला हो गया। आदेव एलडीसी से सवाई भोजपी लीला हो गया। आ से आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। आदेव, देव मतलब देवनारायण जी की बात हो रही है। एलडीसी से, एल कितने नंबर पे आता है इंग्लिश में? 12, डी 4, सी 3, तो 1243 में इनका आसिंद भीलवाड़ा में जन्म होता है। आदेव एलडीसी से मतलब सेंधु इनकी माता का नाम था, सेंधु माता का नाम था। एलडीसी से सवाई भोज, सवाई भोज इनके पिता का नाम था। सवाई भोज पी से हम बात करें पीपल दे इनकी पत्नी का नाम, पीपल दे इनकी पत्नी का नाम। सवाई भोज पी लीला हो गया, लीलागर इनके घोड़े का नाम था, लीलागर इनके घोड़े का नाम था। तो ये सारा सब कुछ आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा देवनारायण जी, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। मेला कब लगता है इनका? देवनारायण जी में कितने अक्षर हैं? देव नारायण जी, 7 अक्षर हो गए। तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी हमारा आंसर होगा। एक प्रश्न और यहां से बनता है,
फड़ के बारे में बात करें, जंतर वाद्य यंत्र से इनकी फड़ बांची जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फड़ सबसे लंबी और सबसे प्राचीन भी है। तो देवनारायण जी के बारे में एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, इंपोर्टेंट है, चर्चा में है। खस इत्र से संबंधित जिला है, खस इत्र की बात करेंगे, सवाई माधोपुर हो गया, भरतपुर, दोनों जिले हो जाएंगे। खस इत्र सवाई माधोपुर हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा। बंद बरेठा अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? भरतपुर जिले में ही बंद बरेठा अभ्यारण्य है, आपको ध्यान रखना है। सवाई माधोपुर की बात करें, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है? सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली जयपुर, दौसा, टोंक कहाँ बोली जाती है? जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती है, तो जयपुर, दौसा, टोंक ये सारा ही हो जाएगा, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र में ढूंढाड़ी बोली जाती है। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने की थी। 18 नवंबर 1727 सवाई जयसिंह, या उन्हें हम जयसिंह सेकंड के नाम से भी जानते हैं। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, ये भी ध्यान रखना, इनको सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। जयपुर को गुलाबी रंग में राम सिंह सेकंड ने रंगवाया था। गुलाबी रंग में किसने रंगवाया? राम सिंह सेकंड ने। वेली कृष्ण रुक्मणीरी किसकी रचना है? वेली कृष्ण रुक्मणीरी राय सिंह के भाई पृथ्वीराज राठौड़, जो बीकानेर से संबंधित है, कल्याणमल के जो पुत्र थे, पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है वेली कृष्ण रुक्मणीरी, जिसको दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद व 19वां पुराण भी कहा है। 5वां वेद व 19वां पुराण भी कहा है, 19वां पुराण कहा है। अच्छा, पूछा जाता है कि वंश भास्कर किसकी रचना है? ध्यान देना, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की रचना है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की रचना है। वंश भास्कर को पूरा सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारी दान ने किया था। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण के बारे में हम पता करें तो सूर्यमल मिश्रण बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर, वीर सतसई, छंदमयूख, बलवंत विलास, धातु रूपावली, रामरन जाट, इन सब की रचना की थी। वंश भास्कर, वीर सतसई, छंदमयूख, बलवंत विलास, धातु रूपावली, रामरन जाट, इन सब की रचना हम बात करें सूर्यमल मिश्रण ने ही की थी। पिछवाई चित्रशैली कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई चित्रशैली तो नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। यहाँ से कुछ प्रश्न जो पूछे जाते हैं, बनी ठनी किशनगढ़, बनी ठनी किशनगढ़ और चित्रकार निहाल चंद, ध्यान रखना। दुगारी चित्रशैली बूंदी की है। दुगारी चित्रशैली कहाँ की है? बूंदी की है। पक्षी व जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान बूंदी चित्रकला शैली में। नाचता हुआ मोर पूछे, बूंदी शैली ही है नाचता हुआ मोर, आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो 1260 ईस्वी में आहड़ उदयपुर में रावल तेज सिंह के समय चित्रकार कमलचंद द्वारा चित्रित किया गया था, और यह राजस्थान में ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रंथ भी है। तो ध्यान रखना है कि मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो 1260 ईस्वी में आहड़ उदयपुर में रावल तेज सिंह के समय चित्रकार कमलचंद द्वारा चित्रित किया गया था। यह राजस्थान में ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है, यह भी आपको ध्यान रखना है। 13 ताली नृत्य कब किया जाता है? 13 ताली नृत्य कब किया जाता है? रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। रामदेव जी, रामसा पीर, रूणीचारा धनी, हम जानते हैं लीले घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट रामदेव जी सही होगा। इसमें क्या होता है, कामड़ पंथ की जो महिलाएं होती हैं, ये शरीर पर 13 तरह के मंजीरे बांधकर नृत्य करती हैं, जिसे हम 13 ताली नृत्य के नाम से जाना जाता है। 13 ताली नृत्य एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। 13 ताली नृत्य कहाँ का है? जैसलमेर का नृत्य है। एक व्यावसायिक लोक नृत्य है जिसमें कामड़ पंथ की महिलाएं शरीर पर 13 प्रकार के 13 तरह के मंजीरे बांध के नृत्य करती हैं। अगला है कि सीरावन क्या है? सीरावन की हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों का सुबह का भोजन सीरावन कहलाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों का सुबह का भोजन क्या कहलाता है? सीरावन कहलाता है। सुरलिया आभूषण किस अंग में पहना जाता है? सुरलिया आभूषण कहाँ पहनते हैं? सुरलिया आभूषण कान में पहना जाता है। कान में, ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें तीसरा, कान में। झुमका हो गया, बाली हो गया, पत्ती हो गया, पीपल पन्ना हो गया, टोटी, ये सारे कान में पहने जाते हैं। नाक की बात करें, नथ, लौंग,
हम बात करें कांटा, चोंप, ये कहाँ पहने जाते हैं? नाक में पहने जाते हैं। सिर पर या मस्तक में बोरला हो गया, रखड़ी होगी, मेमंद हो गया। कमर में पूछे तो जैसे एक चीज़ ध्यान रखना, गोरबंद के बारे में बात करें, गोरबंद कहाँ पहना जाता है? ऊंट के जो गले में आभूषण पहना जाता है उसे गोरबंद कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ऊंट के जो गले में जो पहनते हैं उसे गोरबंद कहते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हर्षनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है हर्षनाथ का मंदिर कहाँ है। हर्षनाथ का मंदिर सीकर में है। जीण माता का मंदिर कहाँ है? जीण माता का मंदिर कहाँ है? जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है, जहाँ पर चैत्र व आश्विन की नवरात्रा को मेला लगता है, मतलब वर्ष में 2 बार मेला लगता है। अच्छा, मैंने आपको कई बार बताया है कि जीण माता का मंदिर हम बात करें रेवासा सीकर में है, वर्ष में 2 बार मेला लगता है। और कौन कौन सी लोक देवियाँ हैं जिनका मेला वर्ष में 2 बार लगता है? चैत्र व आश्विन की नवरात्रा को ही लगता है। कमेंट बॉक्स में आंसर हो कौन कौन सी लोक देवियाँ हैं। वीरात्रा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? वीरात्रा माता का मंदिर कहाँ है? चौहटन बाड़मेर में है। ऑप्शन सी, चौहटन बाड़मेर में स्थित है। किराड़ू के मंदिर जिन्हें राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, कहाँ है? बाड़मेर में ही है। किराड़ू के मंदिर राजस्थान का खजुराहो कहलाते हैं, कहाँ हैं? बाड़मेर में ही है, आपको ध्यान रखना है। बाड़मेर की थोड़ी बात करें, बाड़मेर ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से बना रहा है, अंतर्राज्यीय गुजरात से बना रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखना। 2 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? राजस्थान का 8वां स्थान रहा है। राजस्थान का 8वां स्थान रहा है। ऑप्शन बी 8वां। 2 अक्टूबर ही क्यों? गांधी जयंती है इसलिए, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, तो राजस्थान का 8वां स्थान रहा है। पाबूजी के पिता का क्या नाम था? ट्रिक क्या थी? पाबूजी के बाबूजी धांधली कम प्यार ज्यादा करते हैं। पाबूजी के बाबूजी धांधली कम प्यार ज्यादा करते हैं। पाबूजी के बाबूजी धांधली जी राठौड़ इनके पिताजी हो जाएंगे। धांधली कम, कमल दे माता हो जाएगी। धांधली कम प्यार ज्यादा, सुप्यार दे इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। पाबू प्रकाश किसने लिखी थी? पाबू प्रकाश तो आशिया मोड़जी ने लिखी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेला कब लगता है? पाबूजी का मेला कब लगता है? कोलूमंड जोधपुर में चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला लगता है। कोलूमंड जोधपुर में चैत्र अमावस्या को। ऑप्शन हमारा बी धांधल जी इसका सही होगा। पाबूजी की फड़ किस वाद्य यंत्र से बाची जाती है? रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ बाची जाती है। रावण हत्था वाद्य यंत्र। मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी की पूजा करते हैं। किस जाति के मुसलमान पाबूजी की पूजा करते हैं? मेहर जाति के मुसलमान भी इनकी पूजा करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनके पावड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। देखो, हमने 5 लोक देवताओं के बारे में बात की थी, पंचपीर के जिन नाम से हम जानते हैं, मतलब जिनके हिंदू भी पूजा करते हैं, मुसलमान भी पूजा करते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक जो माने जाते हैं, पंचपीर के नाम से जानते हैं। हमारी ट्रिक थी, हमने बात की थी गोपा मेहरा। गोपा मेहरा, गोपा गो से गोगा जी, पा से पाबूजी, मेहरा मेहाजी मांगलिया, है से हड़बू जी और राज से रामदेव जी। ये 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनकी हिंदू भी पूजा करते हैं और मुसलमान भी पूजा करते हैं। जैसे पाबूजी की बात की, मेहर जाति के मुसलमान इनकी पूजा करते हैं। अगला है कि औवा के ठाकुर परिवार की कुल देवी जिसमें प्रतिमा के 10 सिर व 54 हाथ हैं, उनका नाम क्या है? सुगाली माता उनका नाम है। 1857 की देवी के नाम से भी जिन्हें हम जानते हैं, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, सुगाली माता सही ऑप्शन हो जाएगा। 1857 की देवी के नाम से भी जानते हैं। नागनेची माता नागोना गांव बाड़मेर में, जिनका लकड़ी का मंदिर है, ध्यान देना। कपिल मुनि का मेला कब लगता है? कैसे कपिल मुनि, कैसे कोलायत बीकानेर, कैसे कार्तिक पूर्णिमा। तो कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। पुष्कर मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है, और कपिल मेला कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ध्यान देना। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। राजस्थान का एकमात्र अजय दुर्ग कौन सा है? मिट्टी का किला नाम से जिन्हें हम जानते हैं, लोहागढ़ का किला जिसे हम जानते हैं, जो भरतपुर में है।
भरतपुर का लोहागढ़ किला जिसे कोई जीत नहीं पाया, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा लोहागढ़ दुर्ग। एक देर का भैंसरोडगढ़ दुर्ग, राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है। गागरोन का किला झालावाड़ में है जो काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है जिसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली कहलाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर काफी इंपोर्टेंट है। हवा महल कितना मंजिला है आपको बताना है। हवा महल में कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं। कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। हवा महल में कितने अक्षर हैं? 5 हैं। प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया था। प्रताप सिंह में भी 5 ही अक्षर हैं। कब करवाया था? 1799 में करवाया था। हवा महल लाल है, हवा महल लाल है तो इसका हम बात करें लालचंद उस्ताद ने इसका निर्माण करवाया था। इसका वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ताद है, ये भी आप ध्यान रखना। और हवा महल के बारे में बात करें, 365 खिड़कियां हैं, 953 इसमें झरोके हैं। 365 खिड़कियां, 965 झरोके हैं। अच्छा, जो जयपुर में जल महल बना हुआ है इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया। इसको कंप्लीट सवाई प्रताप सिंह ने ही करवाया था, ये भी आप ध्यान रखना। राजस्थान में मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मिट्टी के खिलौने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मोलेला राजसमंद प्रसिद्ध है। मोलेला गांव राजसमंद प्रसिद्ध है, तो मिट्टी के खिलौने के लिए मोलेला गांव राजसमंद। कुछ प्रश्न जो यहां से बनते हैं, काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी की काष्ठ कला, बस्सी चित्तौड़गढ़, बस्सी की काष्ठ कला काफी प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री कृपाल सिंह शेखावत का जिसमें नाम आता है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला बीकानेर, जो ऊंट की खाल पे चित्रांकन किया जाता है, तो उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। राजस्थान के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा हैं। आपकी जो 1000 वन लाइनर मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं उनको पढ़ोगे मजा आ जाएगा। एग्जाम में आपको वहाँ 100% प्रश्न मिलेंगे। काफ़ी शानदार तरीके से सारा सब कुछ मैंने तैयार किया है। जल्दी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। लगभग 17 फरवरी शाम को मैंने पूरा प्रयास किया पूरे राजस्थान में वो अवेलेबल हो जाए। तो शानदार, आपको मजा आ जाएगा। दी बेस्ट आपको करंट अफेयर की राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए वो प्रश्न मिलेंगे। सारा सब कुछ उसमें मैंने कवर कर लिया है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पूगल किसकी नस्ल है? पूगल किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। हमारी ट्रिक थी मारवाड़ी भेड़ पागल, मगर जैसलमेरी भेड़ सोना, चोखा मालपुरा। ये हमारी ट्रिक थी। मारवाड़ी भेड़ पागल मगर जैसलमेरी भेड़ सोना, चोखा मालपुरा। जैसे मारवाड़ी से मारवाड़ी, भेड़ पागल, पागल से पूगल, और पूगल इसमें पूछा है तो पूगल भेड़ की नस्ल हो गई। मगर से मगरा, जैसलमेरी से जैसलमेरी भेड़, सोना से सोनाड़ी, और ना से नाली, सोनाड़ी और नाली हो जाएंगे। मगर जैसलमेरी भेड़ सोना, चोखा से चोकला हो जाएगी, खे से खेरी भी हो जाएगी, और मालपुरा से मालपुरा नस्ल हो जाएगी। ये राजस्थान की जो पशु संपदा करवाई थी शानदार तरीके से ट्रिक से मैंने करवाई थी। ऐप में आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। बस्सी अभयारण्य कहाँ स्थित है? बस्सी अभयारण्य तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है जो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। रामसागर केसरबाग और वन विहार अभयारण्य कहाँ है? धौलपुर में है। रामसागर केसरबाग वन विहार धौलपुर में है। बंद बरेठा अभयारण्य भरतपुर में है। बंद बरेठा भरतपुर में है। नाहरगढ़ जमुआरामगढ़ ये जयपुर में है। नाहरगढ़ अभयारण्य जमुआरामगढ़ जयपुर में है। केला देवी करौली में है। सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में है। सीता माता प्रतापगढ़ में। ताल छापर चूरू में है। रामगढ़ विस्तारी बूंदी में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध प्रतापगढ़ में है जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। अच्छा 81 मीटर है, 81 को घुमा दो, उल्टा कर दो, 18 आ जाएगा। 18 क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात है। कहाँ है? चंबल नदी पर है। चय पकड़ लो। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात
च से चूलिया जलप्रपात, च से चंबल नदी, च से चित्तौड़गढ़। ऊंचाई 18 मीटर है। तो आपसे पूछे राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी, चित्तौड़गढ़, 18 मीटर जिसकी ऊंचाई है। ढेबर झील किसका नाम है? राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील, जिसमें ढेबर दर्रे से होकर पानी आता है, इसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। छोटे बड़े इसमें 7 टापू है। सबसे बड़ा टापू बाबा का भागड़ा या मगरा और सबसे छोटा प्यारी है। 1950 में सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई, श्यामपुर नहर, भाट नहर। तो जयसमंद के बारे में हम बात कर रहे हैं। सिलीसेड झील अलवर में है, पुष्कर झील अजमेर में है, सांबर झील जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? बाणगंगा बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से हैं। ऑप्शन है बी, बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से हैं। देखो जो बाणगंगा नदी है इसे अर्जुन की गंगा के नाम से भी हम जानते हैं। बाणगंगा नदी है, वर्तमान में इसका पानी यमुना में नहीं मिल पाता। भरतपुर का जो आसपास वाला क्षेत्र है वहीं ये विलुप्त हो जाती है, नम भूमि का निर्माण करती है। राजस्थान में नम भूमि क्षेत्र 2 ही हैं, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य और सांबर झील। तो ये जो बाणगंगा नदी है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य के आसपास नम भूमि का निर्माण करती है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में है। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर शीत ऋतु में साइबेरियन सारस आते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। अच्छा, नम भूमि क्षेत्र से एक प्रश्न याद आया। विश्व आर्द्रता दिवस हाल ही में कब मनाया गया? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? 2 फरवरी को मनाया गया। 2 फरवरी को मनाया गया। अच्छा, आपने जो करंट अफेयर्स की जो बुक है उसमें इनको कवर किया है। उसकी हम थीम की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन उसकी थीम हो जाएगी। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन उसकी थीम हो जाएगी। अगस्त 2022 को राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया। कहाँ किया गया? राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया। 20 अगस्त 2022 को राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन भी राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही किया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जयपुर में ही उद्घाटन किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहाँ पर व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? इन्होंने कहाँ पर व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? बोरानाड़ा जोधपुर में किया। बोरानाड़ा जोधपुर में किया। जोधपुर जिसे सन सिटी के नाम से जाना जाता है, जोधपुर को सन सिटी के नाम से जानते हैं। काजरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। आफरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ है? जोधपुर में है। मारवाड़ महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। मरु महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। मरु महोत्सव जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ब्रज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का प्रसिद्ध है। ब्रज महोत्सव भरतपुर का प्रसिद्ध है। ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का प्रसिद्ध है। हाथी महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का हाथी महोत्सव प्रसिद्ध है। तो ये सारे प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? इंपोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय ने जयपुर के किस गांव को विकसित करने के लिए गोद लिया है? जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसने गोद लिया। किसको गोद लिया आपको बताना है। टाटियावास को गोद लिया है। टाटियावास सही आंसर होगा। डाचीगम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। अच्छा, काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम में है। काजीरंगा असम में है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में खुलने जा रहा है? बेंगलुरु में खुलने जा रहा है। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में खुलने जा रहा है। अगस्त 2022 में किस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? कौन सी झील है? अनंगताल सागर झील, जिसे अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही, जम्मू कश्मीर। चिल्का झील ध्यान रखना उड़ीसा में है।
चिल्का झील उड़ीसा, जो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, चिल्का झील उड़ीसा में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। भीमताल झील उत्तराखंड में है, आपको ध्यान रखना है। और अंतिम में हमारा जीके का अंतिम प्रश्न है कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? रणबीर सिंह ने जीता। रणबीर सिंह ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। अच्छा, जीके का एक प्रश्न है, करंट से रिलेटेड एक प्रश्न है। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, आपको बताना है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया और इसकी थीम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देने हैं। अब दोस्तों हिंदी के बारे में बात करते हैं। हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस हम देखते हैं। रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? रमेश कैसे बना शब्द? रमा प्लस ईश से बना है, कई बार बता चुका हूँ। ईश में बड़ी मात्रा आती है, तो हम बात करें एस नहीं होगा, छोटी मात्रा वाला नहीं होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। रमा प्लस ईश, ए के बाद में ई आए तो ए हो जाता है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। ए के बाद में ई आए तो ए, उ आए तो ओ हो जाता है। रमा प्लस ई से रमेश शब्द बन जाएगा। गुण स्वर संधि हमारी हो जाएगी। देखो ये संधि काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी संधि के बारे में कुछ यूट्यूब पे भी मैं आपको करवाऊंगा, काफ़ी आपको वहाँ से भी फायदा मिलेगा। आपका काम कर दिया गया है, यह किस वाच्य से संबंधित है? आपका काम कर दिया गया है मतलब किसी के द्वारा काम हुआ है, कर्मवाच्य हो जाएगा। आपका काम कर दिया गया है, किसी के द्वारा काम हुआ है, कर दिया गया है, कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। ये वाच्य वाला टॉपिक मात्र 20 मिनट में डेनियल क्लासेस की ऐप में मैंने करवाया है, क्वेश्चंस भी करवाए हैं। एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग सारा कवर हो जाएगा और शानदार तरीके से समझ में भी आपके आएगा। ऑप्शन सी कर्मवाच्य। हितैषी में कौन सी संधि है? हितैषी, हित प्लस एशी, हितैषी। ए के बाद में ए आए तो आई हो जाता है, ओ आए तो औ हो जाता है, मतलब डबल मात्राएं लगेंगी। हम बात करें हित प्लस एसी, हितैषी शब्द बना। हितैषी दो मात्रा लगी हैं, कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि। तो ऑप्शन सी वृद्धि। भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? भावुक, भौ प्लस उक, भावुक। अयाधी स्वर संधि, अयाधी संधि हो जाएगी। ए ऐ ओ औ, ऐ आय औ आओ। भावुक, भावक, नायक, शयन, चयन, विनायक, विधायक, ये किस में बनते हैं? अयादी स्वर संधि में शब्द बनते हैं। दिग्दर्शन में कौन सी संधि है? दिग्दर्शन में कौन सी संधि है? दिक प्लस दर्शन, दिग्दर्शन मतलब तीसरे में चेंज होगा। क अपने तीसरे में, तो क का तीसरा क्या है? क ख ग, ग है, ग में चेंज हो जाएगा। दिक प्लस दर्शन, दिग्दर्शन हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुक्षण में कौन सा समास है? अनुक्षण, प्रत्येक क्षण, अनुक्षण प्रत्येक क्षण, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अनुक्षण, प्रत्येक क्षण, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पूछा है कि दोष मुक्त में कौन सा समास है? दोष मुक्त, दोष से मुक्त, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, दोष से मुक्त, तो अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। सुपाच्य में कौन सा समास है? सुपाच्य, अच्छा है जो पाच्य, कर्मधारय समास। सुपाच्य अच्छा है जो, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ये जो संधि समास है शानदार तरीके से मैंने ऐप में आपको करवा रखे हैं, काफी कम समय में कवर भी करवा रखे हैं। उछल कूद का समास विग्रह क्या होगा? उछल कूद, उछल और कूद हो जाएगा, द्वंद्व समास जिसे हम कहते हैं। उछल कूद, उछल और कूद हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सामासिक पद सही है? हस्त द्वारा लिखित, हस्तलिखित सही है। विवाह से इतर, विवाहेतर, ये भी सही है। भय से आक्रांत, भयाक्रांत, ये भी सही है। तो इसमें उपयुक्त सभी ही सही हैं, सारे ही सही हैं। अध्याय में कौन सा उपसर्ग है? अध्याय शब्द कौन सा उपसर्ग है? अध्याय, अधि प्लस आय, अधि है, अधि उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। अध्याय में हम बात करें संधि भी है, अधि प्लस आय, यण स्वर संधि है, इसमें यण स्वर संधि भी है। तो अधि प्लस आय ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है? पर्याप्त, परि प्लस आप्त, पर्याप्त, परि उपसर्ग है।
पर्याप्त में परि उपसर्ग है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। परि प्लस आपसे पर्याप्त शब्द बना, परि हो जाएगा। विपर्य में कौन सा उपसर्ग है? विपर्य में कौन सा उपसर्ग है? वि उपसर्ग है, उपसर्ग पहले लगता है, वि उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी वि उपसर्ग हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी वि उपसर्ग इसमें हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। पुनर्विवाह में कौन सा उपसर्ग है? पुनर्विवाह, पुनः हो जाएगा, पुनः, पुनर्विवाह, पुनर्विवाह, तो पुनः यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर होगा। फीसदी में कौन सा उपसर्ग है? फीसदी, फी उपसर्ग है, फीसदी में तो फी उपसर्ग है, तो ऑप्शन सी फीसदी में फी उपसर्ग आपको ध्यान रखना, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेखक में कौन सा प्रत्यय है? लेखक में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बाद में लगेगा, शब्द के बाद में लगेगा। लेखक, लिख प्लस अक, लेखक, तो लिख हो जाएगा, लिख प्लस अक हम बात करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, लिख प्लस अक, तो अक प्रत्यय हो जाएगा। कटौती में कौन सा प्रत्यय है? कटौती, ओती प्रत्यय है, ओती प्रत्यय है, प्रत्यय बाद में लगता है, तो कटौती में ओती प्रत्यय है। ऐसे पूछा है कि बुलावा में कौन सा प्रत्यय है? बुलावा, भूल प्लस आवा से बुलावा शब्द बना है, थोड़ी इसकी साउंड कम रखो, भूल प्लस आवा, बुलावा। चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? चचेरा, चाचा प्लस एरा, तो एरा हो जाएगा, चाचा प्लस एरा चचेरा हो जाएगा, चाचा प्लस एरा, तो यहां बात करें एरा हो जाएगा। सोतेला में कौन सा प्रत्यय है? सोतेला, सोतेला, एला, कौन सा है? एला प्रत्यय है। कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, पूछा है कि कुंजरासरा किसका पर्यायवाची शब्द है? किसका है कुंजरासरा? केला, कदली जिसे हम बोलते हैं, गजवसा बोलते हैं, भानुफल बोलते हैं, तो ऑप्शन हम बात करेंगे बी हो जाएगा, कदली, कुंजरासरा, गजवसा, भानुफल, रंभा बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा कि कोयल, कोयल को क्या बोलते हैं? काक बोलते हैं, कलापी बोलते हैं, पिग बोलते हैं, बसंत दूत बोलते हैं, श्यामा बोलते हैं, वन प्रिय बोलते हैं। अनार दे रखा है, अनार को हम दाड़िम बोलते हैं, राम बीज बोलते हैं, शुक प्रिय बोलते हैं, शुकोदन बोलते हैं। नाव, तरिणी बोलते हैं, तरी बोलते हैं, नैया बोलते हैं, बोले ना मेरे तो नैया पार लगा देना, तो नैया नाव को भी बोलते हैं। पतंग बोलते हैं, नाव किस तरह की दिखती है? पतंग जैसे दिखती है, पतंग बोलते हैं, बेड़ी बोलते हैं। तोता का पर्यायवाची लिखें। शुक, कीर, दाड़िम प्रिय, सुख भी है, कीर भी है, दाड़िम प्रिय भी है, सुहा भी बोलते हैं, सुग्गा भी बोलते हैं, रक्ततुंड भी बोलते हैं, तो हम बात करेंगे सुख, कीर, दाड़िम प्रिय, सुहा, सुग्गा, रक्ततुंड किसको बोला जाता है? तोता को बोला जाता है। सोनहा किसका पर्यायवाची शब्द है? सोनहा, कुत्ता, सोनहा कुत्ता, स्वान बोलते हैं, कुक्कुर बोलते हैं, तो हम बात करेंगे कुत्ता हो जाएगा। गंडक, शूनक, स्वान सार में है बोला जाता है, सार में भी बोला जाता है, सोनहा भी बोला जाता है। एक दे रखा है किरण, अंशु, कर, मयूख, मरीचि, रश्मि किरण के होते हैं, कला भी बोलते हैं। चंदन, गंधराज, गंधसार, सर्पावास बोलते हैं, श्रीखंड बोलते हैं, मलय बोलते हैं, मंगले बोलते हैं। अचला, अग्नि, धरती को बोलते हैं। इनमें कौन सा मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें बताना आपको। थोड़ी इसका साउंड कम करो, बाहर निकल, साउंड आ रहा है तेज, साउंड कम करो, बाहर आ रहा है। कौन सा मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मोर का साउंड की बात, मोर का पर्यायवाची शब्द की हम बात करें, कलापी है, कलाजी है, शिकी है, केकी है। आत्मज नहीं है, आत्मज हम पुत्र को बोलते हैं, आत्मज पुत्र का होगा, ध्यान देना। शीत पक्ष किसका पर्यायवाची शब्द है? शीत पक्ष किसको बोलते हैं? हंस को बोलते हैं, शीत पक्ष हंस को बोलते हैं। आत्मा, कलहंस, चक्रांग, मराल, मानसोग, सूर्य हंस को बोला जाता है, हंस के होते हैं सारे। हनुमान के क्या होते हैं? कपीश, जय कपीश तिहु लोक उजागर, कपीश अंजनी पुत्र बोला जाता है, अंजनी पुत्र भी बोलते हैं, वज्रांग भी बोलते हैं, तो हंस के शीत पक्ष हो जाएगा। स्वतंत्र विलोम शब्द क्या होगा? स्वतंत्र का विलोम शब्द स्वतंत्र, प्रतंत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी स्वतंत्र का परतंत्र हो जाएगा। ऐसे ही आपको सही युग्म को पहचानना है कि समास का विलोम व्यास होता है क्या, आपको बताना है कि समास है उसका विलोम व्यास होता है क्या? बिल्कुल व्यास ही होता है। खंडन का मंडन होता है क्या? खंडन का बिल्कुल मंडन होता है। गौरव का भी लाघव होता है, गौरव लाघव होता है। गरिमा का लघिमा होता है, तो उपयुक्त सभी ही सही हैं।
ऐसे ही गलत युग्म को पहचाना है। उपकार का अपकार, बिल्कुल उपकार का अपकार ही होता है। उपकार करना भलाई करना, अपकार करना बुराई करना। अथ इति होता है। इति मतलब समाप्त होता है, अथ मतलब प्रारंभ होता है। सम्मुख का विमुख होता है, बिल्कुल सही है। हास का रुदन होता है। हास का रुदन, तो ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। हास रुदन होता है। अतिथि का विलोम क्या होता है? अतिथि का तो आतिथ्य होता है। अतिथि आतिथ्य होता है, आतिथ्य होता है। निस्तेज, तेजस्वी निस्तेज, तेजस्वी निस्तेज। निस्सार सारयुक्त, निस्सार सारयुक्त होता है। सही विलोम युग बताना है, कौन सा इसमें सही है? कटु की बात करें, कटु का मधुर होता है। देखो कटु का मधुर होता है। विज्ञ क्या? अविज्ञ होता है। राग का द्वेष होता है। राग द्वेष बिल्कुल सही लिखा हुआ है, राग का द्वेष होता है। उग्र का सौम्य होता ही है। गगन किसका अनेकार्थी शब्द है? गगन आकाश को भी बोलते हैं गगन। गगन हम अक्षर को भी बोलते हैं, तो अक्षर का हो जाएगा। ऑप्शन सी अक्षर का हो जाएगा। कनक का अनेकार्थी, अनेकार्थी का मतलब जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हों उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे धनंजय, धनंजय आग का भी है, अर्जुन का भी है। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश अर्जुन को भी बोलते हैं, शिव जी को भी बोलते हैं। एक से ज्यादा अर्थ निकलते हों अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो हमने बात की कनक का, सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है। कनक सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है। उपरोक्त सभी सही हैं। कलह किसका अनेकार्थी शब्द है? कलह, कलह की बात करें द्वंद्व का हो जाएगा। द्वंद्व करना, कलह करना, कलेश करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना। शक्ल का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? शक्ल आकृति को बोलते हैं, भाग को बोलते हैं, चिन्ह को बोलते हैं। तो उपयुक्त सभी सही होगा। आकृति, भाग, चिन्ह, ध्यान देना, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। कौन सा शब्द शिव का अर्थ नहीं है? शिव शुभ होता है, मंगल होता है, शंकर होता है, शुद्ध नहीं होता। शिव को हम शुभ बोल सकते हैं, मंगल बोल सकते हैं, शंकर बोल सकते हैं, शुद्ध नहीं होता। ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अम्ब और अंबु आपको अर्थ बताना है। अम्ब का क्या अर्थ होता है, अंबु का क्या अर्थ होता है? अम्ब, अम्ब की हम बात करें माता हो जाएगा। अंबु की हम बात करें जल हो जाएगा। अम्ब माता, अंबु जल। ऑप्शन तीसरा सही होगा, अम्ब माता, अंबु जल। उद्दत और उद्धत शब्द युग्म का अर्थ है। उद्दत का मतलब होता है तैयार, उद्दत का मतलब तैयार, और उद्दत उद्दंड होता है। ऑप्शन बी, उद्दत तैयार और उद्दत उद्दंड होता है। तनु और तनु शब्द युग्म का अर्थ है। तनु मतलब पतला और तनु मतलब पुत्र होता है। तनु पतला, तनु पुत्र होता है। लक्ष्य, लक्ष्य शब्द युग्म का अर्थ है। लक्ष्य का मतलब होता है टारगेट, उद्देश्य हमारा लक्ष्य कहलाता है। और लक्ष्य लाख होता है। लक्ष्य क्या होता है? लाख होता है। लक्ष्य लाख होता है। गांधारी, गांधारी का मतलब अंधी होता है और गांधी का मतलब आंख होता है। गांधारी अंधी, गांधी आंख। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। अनुदित, अनुदित तो सही लिखा हुआ है। अक्षर, अक्षर भी सही लिखा हुआ है। ईमान, ईमान भी सही लिखा हुआ है। तो उपयुक्त सभी ही सही हैं। ऑप्शन डी आंसर। अगला है इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। प्रश्न पढ़ने में अगर गलती कर दोगे तो 2 नंबर गए आपके। प्रश्न अच्छे से पढ़ो। अशुद्ध पूछा है। क्षत्रिय शुद्ध है, कवि भी शुद्ध है, गुरु, गुरु भी शुद्ध है। गुरु हाँ बिल्कुल शुद्ध है। कलश शुद्ध नहीं है, ध्यान दे, कलश शुद्ध नहीं है। कलश होता है वो, कलश होगा, स नहीं होगा, श होगा। ऑप्शन सी। अगला है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। नौकरी तो शुद्ध नहीं है क्योंकि 2 मात्रा आएंगी। दयालु में छोटी मात्रा आती है। नीरव में बड़ी मात्रा आती है। निहारिका शुद्ध है। निहारिका बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, तो निहारिका शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। ऐसे पूछा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा है। उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा, सही है। मुझे जयपुर जाना है, ये भी सही है। यह दिन भर की मजदूरी है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी ही सही हैं, सारे ही इसमें शुद्ध वाक्य हैं। वाक्य शुद्धि का टॉपिक भी मैंने करवा दिया, ऐप में आपको मिल जाएगा।
इंपॉर्टेंट जो आपके पूछे जाते हैं वो मैंने कवर करवाए हैं। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है आपको बताना है। प्रत्येक बच्चे को 4-4 केले दे दो, गलत हो जाएगा। निर्दोषी मनुष्य सम्मान योग्य है, यह भी गलत है। निर्दोषी मनुष्य नहीं होता, निर्दोष मनुष्य होता है। मेरे जूते आपसे अच्छे हैं, मेरे जूते आपसे अच्छे नहीं, आपके जूते से अच्छे होते हैं। राहुल किताब पढ़ता है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सही है, राहुल किताब पढ़ता है, सही है। अगला है कि बरसात बिल्कुल न होना, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बरसात बिल्कुल ही नहीं होना अनावृष्टि कहलाता है, और बहुत ज़्यादा बरसात हो जाना अतिवृष्टि कहलाता है। तो अतिवृष्टि और अनावृष्टि एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं, ये भी ध्यान रखना। किसी बात पर बार बार जोर देना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। आग्रह करना, किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह कहलाता है, उसे हम आग्रह कहते हैं। तो किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह। आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, गुणों के विपरीत नाम, गुणों के विपरीत नाम होना उसको क्या बोलते हैं। आंख का अंधा नाम नयन सुख। आंख मारना मुहावरे का अर्थ है। आंख मारना इशारा करना, किसी की तरफ इशारा करना। जब हम इशारा करते हैं तो क्या करते हैं, आंख मारते हैं। तो आंख मारना मतलब किसी की तरफ इशारा करना। अगला पूछा है कि कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है इनमें से। राम ने खाना खाया, ये तो नहीं है। धावकों से दौड़ा नहीं गया, ये भी नहीं है, भाववाच्य है। बच्चे घर जा रहे हैं, ये भी नहीं है। किसानों द्वारा फसल काट ली गई है, ये हो जाएगा, किसानों द्वारा फसल काट ली गई है, ये बिल्कुल कर्मवाच्य हो जाएगा, हम ध्यान दें। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 वंस विट्स, इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश के टॉप 50 क्वेश्चन से हम देखते हैं। सबसे पहले इडियम्स और फ्रेजेस देखते हैं। 8 वंस विट्स एंड, 8 वंस विट्स एंड का मतलब होता है परप्लेक्स्ड, जिसे कंफ्यूज्ड बोलते हैं। कंफ्यूज्ड हो जाना, एकदम से कंफ्यूज हो जाना, वरीड हो जाना, उससे बोलते हैं। सेंटेंस बात करें तो आई एम एट माई विट्स एंड, मतलब मैं क्या हूँ, मैं वरीड हूँ, कंफ्यूज्ड हूँ, चिंतित जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परप्लेक्स्ड आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इडियम्स एंड फ्रेजेस बताना है आपको। ऐड फ्यूल टू द फायर, ऐसे बोलते हैं ना, आग में घी डालने का काम। कोई जैसे आगे ही किसी के जैसे कोई कुछ बुरा हो रहा है, उसमें और ज़्यादा उसको बुरा करना, या कोई गुस्सा कर रहा है और ज़्यादा उसको गुस्सा दिलाना, क्या बोलते हैं, ऐड फ्यूल टू द फायर बोलते हैं। टू मेक मैटर वर्स, ऑप्शन सी सही होगा। द PM said he wouldn't add fuel to the fire by committing without knowing all the facts, बिना फैक्ट को जाने हुए आग में घी डालने का काम नहीं करेंगे। ऐसे ही इडियम्स फ्रेज आपको बतानी है कि ए फूल्स पैराडाइज, ए फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है इमेजिनरी हैप्पीनेस, जो काल्पनिक खुशी होती है उसे बोलते हैं फूल्स पैराडाइज। तो फूल्स पैराडाइज से कुछ नहीं होने वाला है, तो रियल हैप्पीनेस होगी उसी से ही होगा, ऑथेंटिक जो होता है। अगला है एट रैंडम विदाउट ए डेफिनेट एम होता है। एट रैंडम का मतलब विदाउट ए डेफिनेट एम, जैसे वी रिसीव्ड सेवरल आंसर्स एंड वी पिक्ड वन एट रैंडम, कैसे लिया, रैंडमली एक ले लिया, उसको हम बोलते हैं। अगला है कि अब्सेंट माइंडेड, इडियम फ्रेजेस बताना है। अब्सेंट माइंडेड मतलब सतर्क न रहना, सावधान न रहना, उसे बोलते हैं। टू बी इन अटेंटिव हो जाएगा, इन अटेंटिव, टू बी इन अटेंटिव, सतर्क ना रहना। अब कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके कवर करते हैं। जैसे अबसर्ड का मतलब क्या होता है, अबसर्ड किसे बोलते हैं, मूर्खतापूर्ण जो किया जाता है उसे अबसर्ड बोलते हैं। सिनोनिम बताना है, इसका समानार्थी बताना है। थिंक, डिसलाइक क्या होगा, रिडिकुलस हो जाएगा, अबसर्ड का रिडिकुलस हो जाएगा, इसे हम रिडिकुलस से बोल सकते हैं, प्रीपोस्चर से बोल सकते हैं, रिजिबल बोल सकते हैं। तो मूर्खतापूर्ण ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। प्रीपोस्चर से बोल सकते हैं, रिजिबल बोला जा सकता है। अगला है कि सिनोनिम ऑफ बेनिश, बेनिश का मतलब क्या होता है, निर्वासित करना होता है, किसी को निर्वासित कर देना, एक्सपेल कर देना। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सही। एग्जाइल बोल सकते हैं, एक्सपेल बोल सकते हैं, इजेक्ट बोल सकते हैं, इजेक्ट भी बोला जा सकता है।
सिनोनिम ऑफ कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है निष्कपट, पूरी ईमानदारी के साथ में, ऑनेस्टी के साथ, उसे हम कैंडिड बोलते हैं। आउट स्पोकन बोल सकते हैं, ऑनेस्ट बोल सकते हैं, ट्रूथफुल बोल सकते हैं। आउट स्पोकन, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल हो जाएगा। फ्रैंक बोला जा सकता है, फ्रैंक बोल सकते हैं, तो ऑप्शन बी फ्रैंक आंसर हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है एकदम दृढ़ता, उसे बोलते हैं विल पावर, जिसे हम बोल सकते हैं। तो डिटर्मिनेशन रिजोल्व हो जाएगा, विल पावर हो जाएगा, रिजोल्यूशन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रिजोल्व बोल सकते हैं, विल पावर बोल सकते हैं, रिजोल्यूशन बोल सकते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही पूछा है कि सिनोनिम ऑफ एंट्रिट, एंट्रिट का मतलब होता है प्रार्थना करना, एंट्रिट करना, प्रार्थना करना। बेग बोल सकते हैं, इम्प्लोर बोल सकते हैं, आस्क बोल सकते हैं, प्रे बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट बोला जा सकता है, ऑप्शन सी रिक्वेस्ट हो जाएगा। रिक्वेस्ट हो गया, बेग हो गया, इम्प्लोर हो गया, आस्क हो गया, प्रे हो गया। अब आपको अगले में बताना है एंटोनिम, एसेंट का एंटोनिम बताना है। एसेंट का एंटोनिम डिसेंट होता है, एसेंट का डिसेंट होता है, आरोहण अवरोहण जिसे हम बोलते हैं। तो एसेंट का डिसेंट होगा, लेकिन स्पेलिंग का ध्यान देना, ऑप्शन बी आंसर है, ए नहीं है, DESCENT, डिसेंट, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, ध्यान देना। एंटोनिम ऑफ बेरेन, बेरेन का मतलब जो अनुपजाऊ होता है उसे बोल देंगे, अनप्रोडक्टिव बोलते हैं जिसे, अनफ्रूटफुल जिसे हम बोलते हैं उसे बोला जाता है। तो बेरन अनप्रोडक्टिव हो सकता है, अनफर्टाइल हो सकता है, अनफ्रूटफुल हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है। पूछा है एंटोनिम तो फर्टाइल हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट फर्टाइल आंसर हो जाएगा। एंटोनिम बताना है आपको कोशियस, कोशियस का मतलब होता है एकदम सावधान, एकदम केयरफुल, एकदम विजिलेंस के साथ, अवेयर के साथ, अलर्ट के साथ। तो कोशियस, केयरफुल, अवेयर, अलर्ट होता है। पूछा है एंटोनिम तो नेग्लिजेंट हो जाएगा, लापरवाह जिसे हम बोलते हैं, केयरफुल जो ना हो, केयरलेस व्यक्ति जो हो, नेग्लिजेंट, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। डिफीट का एंटोनिम बताना है, डिफीट करना, किसी को हराना, उसको कंकर कर लेना, विजय प्राप्त कर लेना, बीट कर देना। तो एंटोनिम पूछा है विक्ट्री हो जाएगा, डिफीट का विक्ट्री हो जाएगा, डिफीट विक्ट्री हो जाएगा। डिफीट करना, बीट हो जाना, हारना, तो उल्टा विजय प्राप्त करना हो जाएगा, विक्ट्री हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट करना, स्पीड अप करना, एक्सेलरेट कर देना बोल सकते हैं, क्विकन बोल सकते हैं, हरी बोल सकते हैं। तो एक्सपीडाइट स्पीड अप हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, क्विकन हो जाएगा, हरी हो जाएगा। हमसे बात की है एंटोनिम की, तो डिले हो जाएगा, डिले करना, उसको लेट करना, तो ऑप्शन बी डिले आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक दे रखे हैं कुछ, वो देखते हैं। हिज सिस्टर इज डैश इन सिंगिंग, हिज सिस्टर इज डैश इन सिंगिंग, मतलब कुशल होना, निपुण होना, दक्ष होना, अडेप्ट हो जाएगा। हिज सिस्टर इज अडेप्ट एट, ध्यान दें अडेप्ट के साथ एट आएगा, इन नहीं आएगा, ये इन गलत है, ध्यान देना। 116 नंबर के क्वेश्चन में इन नहीं होगा, एट होगा। अडेप्ट अपने साथ में प्रीपोजिशन एट लेता है, तो हिज सिस्टर इज अडेप्ट एट सिंगिंग सही होगा। हिज सिस्टर इज अडेप्ट एट लगेगा, ध्यान देना, अडेप्ट एट, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। द प्रिजनर्स केम होम ऑन, जो कैदी थे वो घर आए, कहीं पे आए वो घर, जमानत के ऊपर आए। जमानत को बेल बोलते हैं, BAIL बेल बोलते हैं, BALE तो बेल मतलब गठरी होता है, तो BAIL जमानत, बेल। द प्रिजनर्स केम होम ऑन बेल होगा, जमानत जिसे हम बोलते हैं। राहुल इज माई, क्या है राहुल मेरा, बो है, कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट है, ऑप्शन डी आंसर होगा। राहुल इज माई कॉन्फिडेंट, मतलब विश्वसनीय व्यक्ति जिसे हम बोलते हैं। राहुल इज माई कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, विश्वसनीय व्यक्ति है। द लेफ्टिनेंट ऑफ द राजपूताना राइफल डैश द यूनिट विदाउट ऑथोराइजेशन, क्या आंसर होगा बताओ, क्या उत्तर इसका होगा। द लेफ्टिनेंट ऑफ द राजपूताना राइफल डैश द यूनिट विदाउट ऑथोराइजेशन, मतलब छोड़ के चले गया। स्पेलिंग की बात करेंगे, DESERT, डेजर्ट होगा, ऑप्शन फर्स्ट आंसर होगा। लेकिन ध्यान दें ये सेंटेंस है, ये पास्ट का सेंस दे रहा है। द लेफ्टिनेंट ऑफ द राजपूताना राइफल छोड़कर चला गया,
तो इसमें हम पास्ट यूज करेंगे तो डेजर्टेड होगा। ऑप्शन फर्स्ट को डेजर्ट्स की जगह डेजर्टेड करना। द लेफ्टिनेंट ऑफ द राजपूताना राइफल डेजर्टेड द यूनिट विदाउट ऑथोराइजेशन होगा, डेजर्टेड हो जाएगा, छोड़कर चले जाना। तो इसमें पास्ट का सेंस आ रहा है तो हम डेजर्टेड करेंगे इसको। गिव मी ए डिटेल्ड डैश ऑफ द प्रोग्राम, मतलब डिटेल दे दो प्रोग्राम के बारे में, कंप्लीट व्याख्या देना, डिटेल से देना उसको। तो इसको हम बोलेंगे गिव मी ए डिटेल्ड एक्सपोजिशन ऑफ द प्रॉब्लम। गिव मी ए डिटेल्ड एक्सप्लोजिशन ऑफ द प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब जो प्रॉब्लम है उसका समस्या है उसके ढंग से मुझे व्याख्या करो उस बारे में। गिव मी ए डिटेल्ड एक्सपोजिशन ऑफ द प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताने हैं कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताने हैं। अ रिटन डिक्लेरेशन स्worn बिफोर एन ऑथोरिटी इज कॉल्ड, एफिडेविट उसे हम बोलते हैं। शपथ पत्र क्या कहलाता है? एफिडेविट कहलाता है, शपथ पत्र। अ रिटन डिक्लेरेशन स्worn बिफोर एन ऑथोरिटी इज कॉल्ड एफिडेविट। चूज द करेक्ट वन वर्ड। अ पर्सन फ्री फ्रॉम नेशनल अटैचमेंट्स और प्रिजुडिसेस इज कॉल्ड, कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है, उसे कॉस्मोपॉलिटन कहेंगे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए पर्सन फ्री फ्रॉम नेशनल अटैचमेंट्स और प्रीजुडिशियस इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। डिजीज वाइड स्प्रेड अमंग मेनी पीपल इन द सेम प्लेस फॉर ए टाइम, एपिडेमिक कहते हैं, एपिडेमिक उसे हम कहते हैं। ऑप्शन बी एपिडेमिक कहलाता है। चूज द करेक्ट वन वर्ड। वन हु कांट पे हिज डेट, जो अपना कर्जा चुका नहीं सकता उसे हम बैंकरप्ट बोल सकते हैं, इंसॉल्वेंट बोल सकते हैं, जो दिवालिया होता है, बैंकरप्ट बोला जा सकता है, इंसॉल्वेंट बोला जा सकता है। चूज द करेक्ट वन वर्ड। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय ए सिंगल रूलर इज कॉल्ड, मोनार्की कहलाता है। एक तंत्र, जैसे राजा का जो राज होता है वो क्या कहलाता है? मोनार्की कहलाता है। एक व्यक्ति का जो राज उसे मोनार्की कहते हैं। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय ए सिंगल रूलर इज कॉल्ड मोनार्की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस सुटेबल प्रीफिक्स फॉर स्क्रिप्ट, प्रीफिक्स पहले लगेगा, सफिक्स बाद में लगेगा, तो आपको लगाना है स्क्रिप्ट। तो पोस्ट स्क्रिप्ट हो सकता है, पोस्ट स्क्रिप्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी पोस्ट स्क्रिप्ट हो जाएगा। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुटेबल सफिक्स फॉर वॉक, सफिक्स बाद में लगेगा, प्रीफिक्स पहले सफिक्स बाद में, तो वॉक वॉकिंग हो जाएगा, वॉक वॉकिंग हो जाएगा, वॉकिंग ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुटेबल सफिक्स फॉर क्विक, क्विक सफिक्स लगाना है बाद में जो लगेगा, क्विक क्विकली हो जाएगा, क्विकली हो जाएगा, क्विकली बोल सकते हैं। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सफिक्स फॉर वायलन, क्या लगेगा? इसके सफिक्स लगाना है तो ये वायलिनिस्ट हो जाएगा, वायलिनिस्ट बोल सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा, वायलिनिस्ट बोला जा सकता है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड अ प्लूरल बाय एडिंग द सफिक्स ES, किसके लगाएं? ES, फोटोज के तो लगेगा नहीं, S ही लगेगा। हेलोज पियानो के नहीं लगेगा, पोटेटोज के लग जाएगा। ऑप्शन बी POTATOES, पोटेटोज हो जाएगा, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अगला है कि इज देयर डैश फूड लेफ्ट इन द फ्रिज, फूड है, अनकाउंटेबल है, एनी फूड लगेगा, एनी फूड लगेगा, मैनी लगेगा नहीं, सम लगेगा नहीं, एनी लगेगा क्योंकि अनकाउंटेबल है। इज देयर एनी फूड लेफ्ट इन द फ्रिज, एनी, ऑप्शन तीसरा सही होगा। डैश पिक्चर वॉज पेंटेड बाई पिकासो, हम बात करें पिक्चर वॉज पेंटेड, पिक्चर वॉज सिंगुलर है, ठीक है, तो सिंगुलर के साथ हम दीज का यूज नहीं करेंगे, देयर का नहीं करेंगे, दोज का नहीं करेंगे, दिस का यूज करेंगे। दिस पिक्चर वाज पेंटेड बाई पिकासो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई वुड लाइक टू आस्क डैश क्वेश्चंस, आई वुड लाइक टू आस्क ए फ्यू क्वेश्चंस हो जाएगा, ए फ्यू क्वेश्चंस, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा तो आई वुड लाइक टू आस्क ए फ्यू क्वेश्चंस, ऑप्शन तीसरा सही होगा। आई डिडंट फाइंड डैश देयर, डिडंट फाइंड नेगेटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस में हम एनीवन का यूज़ करते हैं।
आई डिडंट फाइंड एनीवन लग जाएगा, आई डिडंट फाइंड एनीवन देयर, आई डिडंट फाइंड एनीवन देयर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ अस ईट डैश ए स्पून, मतलब ईट विद ए स्पून हो जाएगा। मोस्ट ऑफ अस ईट विद ए स्पून, चम्मच के साथ हम खाते हैं, तो विद लग जाएगा। ही कम्स डैश ए कार, ही कम्स बाई ए कार, वह कार से आता है, ही कम्स बाई ए कार, ही कम्स बाई ए कार हो जाएगा, तो ही कम्स बाई ए कार। अगला आपके दे रखा है, हम बात करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ही सेड गीता विल हैव बीन वर्किंग टिल मॉर्निंग, ही सेड गीता विल हैव बीन वर्किंग टिल मॉर्निंग, चेंज करना आपको। तो ही सेड ऐसे कैसे रह जाएगा, बीच में दैट कंजक्शन हम लगा देंगे। ही सेड दैट गीता विल हैव, पास्ट में चेंज करते हैं वुड हैव हो जाता है, विल हैव का वुड हैव हो जाता है, तो गीता वुड हैव बीन वर्किंग टिल मॉर्निंग, गीता वुड हैव बीन वर्किंग टिल मॉर्निंग हो जाएगा। विल का वुड हो जाता है, चेंजेस क्या होता है, विल का वुड हो जाता है। ऑप्शन सी आंसर है। ऐसा ही है कि करेक्ट द सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच। ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अनडन। ये सारे मैंने आपको इस तरह के सेंटेंस जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लास ली थी तब ढंग से अच्छे से समझाया था, तो एक बार वो आप क्लास अच्छे से देखें, ऐप में जाके क्लास देखें, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी आसान लगेंगी, अच्छे से इनको आप कवर करोगे। ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अनडन, तो हम बात करेंगे ही सैड अलाज आई एम अनडन, ऑप्शन बी, ही सैड अलाज आई एम अनडन। Convert the direct speech to indirect. She said thank you. She said thank you, तो she thanked me हो जाएगा, she thanked me हो जाएगा, she thanked me हो जाएगा। ये रमेश है, ध्यान देना। रमेश said I went to school yesterday, रमेश है, ध्यान देना। रमेश said I went to school yesterday, तो रमेश said कंजक्शन लगा देंगे that। रमेश said that I went to school, he went to school, ही हैड लग जाएगा यहाँ पे, ही हैड गोन टू स्कूल, द प्रीवियस डे हो जाएगा। येस्टरडे का क्या चेंज होता है, द प्रीवियस डे होता है, तो रमेश सेड दैट ही हैड गोन टू स्कूल हो जाएगा। आई वेंट का ही हैड हो जाएगा, ही हैड गोन टू स्कूल, द प्रीवियस डे हो जाएगा। ऐसे ही आपको बताना है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। द मेसन्स आर बिल्डिंग द हाउस, मतलब जो राजमिस्त्री हैं वो क्या कर रहे हैं, द मेसन्स आर बिल्डिंग द हाउस, इसको आपको चेंज करना है। द हाउस स्टार्टिंग में ले आएंगे, द हाउस यहाँ पे सिंगुलर है तो इज हम यूज करेंगे। द हाउस इज बीइंग लग जाएगा, यहाँ पे इज एम आर है तो बीइंग लगता है, बीइंग बिल्ट हो जाएगा, बिल्ट यहाँ पे लग जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिल्ट होती है, तो द हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय द मेसन्स, बाई द मेसन्स, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। द हाउस इज बीइंग बिल्ट बाई द मेसन्स हो जाएगा। इट डैश सिंस यस्टरडे, इट डैश सिंस यस्टरडे, मतलब यस्टरडे से क्या हो रहा है, स्नोइंग हो रही है, तो इट हैज़ बीन हो जाएगा। वैसे इट सिंगुलर है इसलिए हैज़ आता है, हैव नहीं आता। इट हैज़ बीन स्नोइंग, इट हैज़ बीन स्नोइंग सिंस यस्टरडे, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। दिस बॉक्स कंटेन्स 12 कॉइन्स, चेंज करना है इसको पैसिव में। 12 कॉइन्स को सबसे पहले लेंगे क्योंकि 12 कॉइन्स यहाँ पे प्लूरल हो गया इसलिए आर लेंगे। 12 कॉइन्स आर कंटेंड, थर्ड फॉर्म ही आती है, इन दिस बॉक्स, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यू आर टू राइट इट इन इंक, यू आर टू राइट इट इन इंक, तो इट इज़ टू बी रिटन इन इंक हो जाएगा। इट इज़ टू बी और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन इन इंक, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला आपको इंप्रूवमेंट करना है, इंप्रूवमेंट करना है सेंटेंस में। इन केस इफ़ इट रेन्स आई शेल नॉट विजिट यू, क्या गलती है इसमें, इफ़ सो आएगा, इन केस ऑफ आएगा, इन केस आएगा, क्या आएगा, इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। इन केस इफ़ इट रेन्स आई शेल या विल आता है, तो आई शेल नॉट विजिट यू। नेहा वॉज सरप्राइज्ड बाई हर रिजल्ट, नेहा वॉज सरप्राइज्ड, 8 लगता है, सरप्राइज के साथ तो 8 लगेगा, तो नेहा वॉज सरप्राइज्ड एट हर रिजल्ट हो जाएगा। शी हैज़ स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट, लास्ट नाइट की ही बात हो रही है। जब हम लास्ट नाइट की बात करेंगे तो हम
पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो शी स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा हमारा सही आंसर होगा। अगला बोला है कि फाइंड द एरर, गलतियां बतानी है, मिस्टेक बतानी है, क्या गलतियां हैं। एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बोट हिज आइडेंटिटी कार्ड, क्या मिस्टेक है इसमें आपको बतानी है। स्टूडेंट्स आ गया, एवरीवन आ गया, हैज़ बिल्कुल सही है, क्या मिस्टेक है। हम बात करें एवरीवन की जगह यहाँ पे हम ईच लगाएंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ बोट हिज आइडेंटिटी कार्ड, इस तरह से बनेगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ बोट हिज आइडेंटिटी कार्ड, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका गलत है, ध्यान देना ऑप्शन फर्स्ट में ही एरर है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। माई ग्रैंड फादर ओन्स 50 एकड़ ऑफ वेटलैंड, एकड़ नहीं होगा, एकड़ से हो जाएगा, 50 एकड़ से हो जाएगा, ध्यान देना। ऑप्शन बी में मिस्टेक है, एकड़ की जगह एकड़ से हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न हमारा, राम वॉज सीनियर टू, राम वॉज सीनियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू आता है। राम वॉज सीनियर टू सेम इन कॉलेज, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, कोई एरर नहीं है इसमें, कोई मिस्टेक, कोई एरर नहीं है। तो आपके मॉडल पेपर 3 हमने कवर किया, अच्छे से देखा, सारा सब कुछ ढंग से। आप इसको अच्छे से देखो, जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट इनमें बताए उनको ढंग से आप कवर करो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, रामबाण रहेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स केवल 399 में डेली क्लासेस की ऐप पर मिल रहा है। टेस्ट सीरीज लेनी है 199 रुपये में मिल जाएगी। 17 फरवरी को शाम को मार्केट में आपको करंट अफेयर की बुक भी मिल जाएगी, आप परचेज कर सकते हैं। कल मैं आपको उसकी फोटो भी दिखा दूंगा किस तरह से आपको बुक मिलेगी। वीडियो जितना ज़्यादा उसके शेयर करें, लाइक करें। डेली क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।